गांव में भोला नाम का एक बड़ा ही मशहूर समोसे वाला था। वैसे तो वो समोसे का सिर्फ छोटा सा ठेला लगाता था, लेकिन उसके ठेले पर हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती थी। क्या भोला भैया, क्या स्वाद है आपके समोसे में। आखिर आप अपने समोसे में ऐसा कौन सा खास मसाला डालते हो जिससे कि आपके समोसे इतने स्वादिष्ट बनते हैं। खास मसाले के बारे में तुम्हें बता दूंगा तो तुम नहीं मेरे बगल में अपना समोसे का ठेला लगा लोगे। अपने खास मसाले की रेसिपी तो कभी किसी को नहीं बताऊंगा। अरे इसी मसाले से तो मेरा काम चल रहा है भाई। दिन भर ढेर सारे समोसे बेचकर भोला अपने घर जाता है तो उसकी बीवी मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। अरे क्या हो गया? अरे कभी तो मुझे खुश दिखा करो। जब भी देखो तब मुंह फुला करके बैठी रहती हो। आज क्या हो गया? कितने दिन पहले मैंने आपसे कहा था कि मुझे एक हीरो का हार दिलवा दो, लेकिन हीरे तो छोड़ो, आपने तो मुझे एक सोने तक का हार नहीं दिलवाया। कभी तो मेरी कोई इच्छा पूरी कर दिया करो। हीरे और सोने को तो तुम ऐसा समझती हो कि पता नहीं कितने सस्ते में आते हैं। अरे अपने साल भर की कमाई से भी लोग ये सब चीज नहीं खरीद पाते हैं। जानती भी हो ये सब कितना महंगा आता है। हाँ हाँ, सब कुछ बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। विमला बहन जी को भी तो उनके पति ने अभी कुछ दिन पहले ही हीरो का हार खरीद कर दिया था। तो क्या आप मेरे लिए एक हीरे का हार नहीं खरीद कर ला सकते? अरे तुम कहाँ मेरी तुलना उनसे कर रही हो। वो ठहरे इतने अमीर आदमी और मैं ठहरा एक समोसे बेचने वाला। अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं हमारे लिए एक ढंग का घर नहीं बना लेता। पता नहीं मैंने क्यों ही तुमसे शादी कर ली। जब देखो तब यही रोना रोते रहते हो। जब से शादी करके आई हूँ इस टूटी फूटी झोपड़ी में रह रही हूँ। मैं नहीं जानती, या तो मेरे लिए ढंग का घर बना लो या मुझे ढेर सारे गहने दिलाओ, वरना मैं तो अब अपने मायके ही जाकर रहूंगी और बच्चों को भी अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। भोला समोसे बेचकर अच्छे पैसे तो कमाता था, लेकिन इतने भी नहीं कि वो अपनी पत्नी के इतने बड़े बड़े शौक पूरे कर सके। वो अपनी कमाई से अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा था और उनका खर्चा पानी भी ठीक चल रहा था, लेकिन फिर भी उसकी पत्नी को बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं थी। कुछ दिन बाद भोला अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खा रहा था कि तभी उसके दरवाजे पर उसका दोस्त हरीश आया। अरे हरीश, आज तो बड़े दिनों के बाद आना हुआ। इतने दिनों से मैं तुझे बुला रहा था। अच्छा हुआ जो तू आज आ ही गया। अरे भाई आना तो था ही यार, क्योंकि अगले महीने मेरे घर पर एक बहुत बड़ी पूजा है। मैंने शहर में अपना नया घर बनाया है ना, और अगले महीने गृह प्रवेश की पूजा है। तो तुझे भाभी जी और बच्चों को लेकर घर आना है, समझे? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई। हम सब तेरे गृह प्रवेश की पूजा में आएंगे और नया घर बनाने के लिए तुझे बहुत बहुत बधाई हो। भगवान हमेशा तुझे ऐसे ही तरक्की दें। भोला तो अपने दोस्त हरीश की तरक्की देखकर खुश था, लेकिन उसकी पत्नी को किसी की तरक्की बर्दाश्त नहीं होती थी। हरीश जैसे ही उसे न्योता देकर आया, वैसे ही भोला की पत्नी फिर से उसके पीछे पड़ गई। पहले ये हरीश आपके साथ ही आपके समोसे के ठेले पर काम करता था, लेकिन अब देखो वो कहाँ पहुँच गया और आप कहाँ पर रह गए। आखिर ऐसी क्या कमी है आपके अंदर जो आज तक अमीर नहीं बन पाए और आपसे पीछे वाले लोग आपसे आगे निकल गए? अरे तुम्हें तो हर रोज लड़ने का बहाना चाहिए। वो आगे निकल गया, अरे इसमें उसका नसीब है, और मैं अपने जीवन में पीछे तो बिल्कुल नहीं रहा हूँ। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहा हूँ, अपने परिवार के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, तब भी न जाने तुम्हें मुझसे क्या परेशानी है। तुम्हारे साथ तो 2 घड़ी बैठना ही बेकार है। मैं बाहर ही चला जाता हूँ। भोला थोड़ी देर के लिए बाहर घूमने के लिए चला जाता है। घूमते घूमते उसे एक रेस्टोरेंट दिखाई देता है। एक काम करता हूँ, आज सबके लिए रेस्टोरेंट से खाना पैक करवा लेता हूँ। जानकी को भी एक दिन खाना बनाने से छुट्टी मिल जाएगी और उसका गुस्सा भी थोड़ा शांत हो जाएगा। अरे ये तो योगेश है। ये तो मुझे यहाँ बहुत दिनों के बाद दिखाई दिया। लगता है यहाँ पर खाना खाने के लिए आया है। भोला अपने दोस्त योगेश से बात करने के लिए जाता है। अरे योगेश, इतने दिनों के बाद दिखाई दिए। अगर तुम किसी के साथ नहीं आए हो तो आओ दोनों बैठकर चाय पीते हैं। अरे नहीं नहीं, मैं यहाँ पर किसी के साथ नहीं आया।
दरअसल ये मेरा ही रेस्टोरेंट है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने इस रेस्टोरेंट की ओपनिंग की है। आओ आओ आओ, चलो बैठकर चाय पीते हैं। अरे वाह यार, तूने तो बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट खोल लिया। बहुत बहुत बधाई हो भाई। भोला वहाँ बैठकर चाय पीता है और अपने घर वालों के लिए वहाँ से खाना भी पैक करवा लेता है। घर जाकर वो जानकी को खाना दे देता है और जानकी को योगेश के नए रेस्टोरेंट के बारे में बताता है। तो उसके नए रेस्टोरेंट की बात सुनकर जानकी फिर भड़क जाती है। मुझे तो लगता है सारी तरक्की तुम्हारे दोस्त ही करने वाले हैं। तुम भी क्यों नहीं अपना रेस्टोरेंट खोल लेते हो? आखिर कब तक इस छोटे से ठेले पर समोसे बेचते रहोगे? इतने सालों से समोसे बेच रहे हो, लेकिन मजाल है कि आज तक समोसे पर 1 रुपया भी बढ़ाया हो। अरे तुम फिर मेरे पीछे पड़ गई। अरे बात रही समोसे का दाम बढ़ाने की, तो जब मैंने समोसे बेचना शुरू किया था तब एक समोसे 5 रुपए का बिकता था और अब उसी समोसे की कीमत 10 रुपए है। अब एक समोसे जितने का मिलना चाहिए उतने रुपए में ही तो मैं ग्राहक को बेचूंगा ना। जानकी फिर से भोला के साथ लड़ना शुरू कर देती है। उससे परेशान होकर भोला बाहर आंगन में जाकर सो जाता है। अगले महीने उन्हें हरीश के घर पर गृह प्रवेश की पूजा में जाना था, तो वो सभी तैयार होकर वहाँ पहुँच जाते हैं। बाप रे बाप, इस हरीश के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया जो इसने शहर में इतना बड़ा घर बना लिया? अपने दोस्त से कुछ पूछो कि वो तुम्हें भी इतना अमीर होने में मदद करे। तुमने यहाँ पर भी ये अमीर होने का राग अलापना शुरू कर दिया। अरे गृह प्रवेश की पूजा पर आई हो तो पूजा पर ध्यान दो, इन फालतू बातों में ज्यादा दिमाग मत लगाओ। जानकी का मुंह हर समय ही बना रहता था। पूजा संपन्न होने के बाद सब खाना पीना खाते हैं। तभी हरीश के पास एक फोन आता है। हेलो, अरे मैंने तुम लोगों को कितनी बार समझाया, इतने महंगे तेल का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। और तुम्हें किसने कहा कि देसी घी में मिठाई बनाने के लिए? अरे जो वनस्पति घी आया ना, उसी में मिठाई बना, और हाँ, सबसे सस्ते वाला ही इस्तेमाल करना। इतना कहकर हरीश फोन काट देता है। तभी भोला उससे पूछता है, हरीश, तुम अपनी दुकान में हमेशा सस्ते सामान का ही इस्तेमाल करते हो क्या, या किसी ने ऑर्डर देकर तुम्हें ऐसा करने को कहा है? अरे नहीं नहीं भोला, देखो तुम भी समोसे बनाने का काम करते हो, तो तुम भी समझते हो कि अगर हम लोग अच्छे और महंगे सामान का इस्तेमाल करने लगे तो हमारा मुनाफा तो होगा ही नहीं। ग्राहकों को तो बस अच्छे स्वाद से मतलब होता है। मिठाई बनने में कैसा घी कैसा तेल का इस्तेमाल हो रहा है उससे उन्हें क्या मतलब। अरे लेकिन ये तो गलत बात है ना हरीश। तुम्हारे यहाँ पर इतनी बड़ी मिठाई की दुकान है और तुम ग्राहकों से अच्छे पैसे भी लेते हो, तो फिर तुम्हारा भी तो कर्तव्य बनता है ना कि तुम ग्राहकों को अच्छा सामान ही दो। अरे तो कौन सा मेरे यहाँ की मिठाई खाकर लोग बीमार हो रहे हैं? सब बिल्कुल तंदुरुस्त है। और देखो, काम में अपना मुनाफा तो देखना ही पड़ता है। अब अगर मैं ईमानदारी से काम करता तो क्या शहर में इतना बड़ा घर ले पाता? अरे शहर में तो छोड़ो, मैं तो गांव में भी घर नहीं ले पाता। इसलिए अगर अपने जीवन को सुखी बनाना है तो थोड़ा बहुत घोटाला तो करना ही पड़ता है ना। यही बात मैं इन्हें न जाने कब से समझा रही हूँ, लेकिन इनके ऊपर तो ईमानदारी का भूत सवार है। अरे क्या फायदा ऐसी ईमानदारी का जो हमें एक अच्छा जीवन ही ना दे पाए। इन्हें भी थोड़ा ज्ञान दो ताकि ये भी थोड़ी बेईमानी करे और हमारा जीवन थोड़ा आसान हो जाए। सब लोग भोला को उसकी ईमानदारी के लिए ताने मारने लगते हैं। कुछ दिन बीतते हैं। तभी एक दिन, क्या करूं, ये मैदा तो खराब हो गया। अब तो इसे कोई दुकानदार खरीदेगा भी नहीं। इस सारे मैदे में तो कीड़े लग गए हैं। इसे फेंकने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। अरे नहीं नहीं जी, आपको ये मैदा फेंकने की कोई जरूरत नहीं है। आटा छानने वाली छन्नी से ये मैदा छान देती हूँ, उसके बाद कीड़े इसके अंदर से निकल जाएंगे तो किसी को कुछ पता थोड़े ना चलेगा। मैं अभी इसे छान कर लाती हूँ। दुकानदार की पत्नी कीड़े लगे हुए मैदे को छानकर वापस बोरे में भर देती है। भोला की दुकान पर भी समोसे बनाने के लिए मैदा खत्म हो गया था, तो वो दुकानदार के पास मैदा खरीदने के लिए जाता है और दुकानदार उसे वही मैदा उठाकर दे देता है। भोला को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी और वो अगले दिन उसी मैदा से समोसे बनाकर तैयार करता है। अरे पता नहीं भोला भैया, आज आपके हाथ के समोसे कुछ अजीब लग रहे हैं।
ऐसा लग रहा है कि आपने समोसा बनाने के लिए खराब मैदा का इस्तेमाल किया है। हाँ भैया, आज मुझे भी समोसे से बदबू आ रही है। मुझे तो लगता है कि बाकी दुकानदारों की तरह अब आपके अंदर भी लालच आ गया है, इसलिए आप अब घटिया सामान का इस्तेमाल करने लगे हो। अरे आप लोग क्या बोल रहे हो? जितनी ईमानदारी से मैं अपना काम करता हूँ, उतनी ईमानदारी से कोई भी दुकानदार अपना काम नहीं करता होगा। आज तक मैंने समोसे बनाने के लिए कभी खराब सामान का इस्तेमाल नहीं किया है, और आप मुझ पर ऐसा इल्जाम लगा रहे हो। हम आपके ऊपर कोई झूठा इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, हमें जो लग रहा है वही बोल रहे हैं। अगर ये समोसे खाकर हमारी तबीयत खराब हुई ना, तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। ग्राहक भोला से जब ये सब बातें कहते हैं तो उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन उस दिन उसके ठेले पर जिस भी ग्राहक ने वो समोसे खाए थे, वे सब के सब अगले दिन बीमार हो गए और उन लोगों ने पुलिस में भोले की शिकायत कर दी। पुलिस अगले दिन आई और भोले को पकड़ कर ले गई। इंस्पेक्टर साहब, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैंने समोसे बनाने में किसी घटिया सामान का इस्तेमाल नहीं किया। कल मेरे पास समोसे बनाने के लिए मैदा खत्म हो गया था, तो मैं दुकान से मैदा लेकर आया था। हो सकता है उसी के अंदर कोई गड़बड़ हो। तो मुझे बेवकूफ समझता है क्या? तुम सारे दुकानदार एक जैसे होते हो, और उस मैदे वाले ने भी तुम्हें तभी घटिया मैदा दिया होगा जब तुमने उसे घटिया मैदा मांगा होगा। उस दिन तुम जेल में रहो, तभी तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। भोला पुलिस इंस्पेक्टर को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता। जब भोला की पत्नी को ये बात पता चलती है, तो वो जैसे तैसे पैसा इकट्ठा करके वकील को लेकर पुलिस स्टेशन आती है और भोला की जमानत करवाकर उसे घर वापस ले आती है। क्या फायदा हुआ इतने साल से ईमानदारी से काम करने का, जब एक दिन के ऊपर तुम्हारे सारे ग्राहक तुम्हारे खिलाफ हो गए। किसी ने भी तुम पर भरोसा नहीं किया। अरे इससे अच्छा तो ये होता कि तुम कभी ईमानदारी से काम ही ना करते, तो ऐसा होने पर तुम्हें इतना बुरा तो नहीं लगता। तुम ठीक कह रही हो जानकी, इस दुनिया में ईमानदारी के लिए कोई जगह नहीं है। एक ईमानदार आदमी से भूल में भी यह गलती हो जाए ना, तो लोग उसे माफ नहीं करते। मैंने हमेशा लोगों के लिए सोचा, कभी अपने लिए नहीं सोचा। लेकिन उसके बदले में लोगों ने क्या किया? पुलिस में मेरी कंप्लेन कर दी। अब से मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूंगा, किसी और के बारे में कभी नहीं सोचूंगा। इस बात का भोला के दिमाग पर बहुत गहरा असर होता है और बाकी दुकानदारों की तरह वो भी लालच करना शुरू कर देता है। वो समोसे बनाने के लिए खराब तेल और खराब सामान का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और ज्यादा मसाले डालकर समोसे बेचना शुरू कर देता है। खराब सामान से समोसे बनाने के साथ साथ भोला अब अपने समोसे का दाम भी बढ़ा देता है और लगभग 1 साल में उसके पास बहुत पैसा आ जाता है। ये लो जानकी, मैं तुम्हारे लिए नया हार लेकर आया हूँ। तुमने कहा था ना कि तुम्हें एक हीरे का हार चाहिए। देखो, मैं तुम्हारे लिए 2 हीरो का हार लेकर आया हूँ। मैंने तो कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे भी कभी हीरो का हार पहनने को मिलेगा, लेकिन वो कहते हैं ना, रातों रात किस्मत कब पलट जाए कुछ पता नहीं। तुमने सच कहा, लेकिन अगर मैं आज भी वही ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहता तो मेरे हाथ में कुछ नहीं आता। अच्छा हुआ जो मेरे साथ ये हादसा हुआ और मैं भी दुनियादारी की तरह हो गया। खैर, कल मुझे एक जगह देखने जाना है। अब मैं और उस ठेले पर काम नहीं करना चाहता। अब मैं गांव में अपना एक बड़ा रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ। जी हाँ, और आप इतना बड़ा रेस्टोरेंट खोलना कि आपके वो जो दोस्त योगेश है ना, जिसने गांव में अपना रेस्टोरेंट खोला है, वो भी आपके रेस्टोरेंट को देखता ही रह जाए और आपका रेस्टोरेंट खुलते ही उसका रेस्टोरेंट बंद हो जाए। भोला अगले दिन रेस्टोरेंट के लिए जगह देखने जाता है। उसे वो जगह पसंद आ जाती है और वो गांव में अपना बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोल लेता है। लेकिन योगेश का रेस्टोरेंट गांव में होने के कारण उसका रेस्टोरेंट इतना अच्छा नहीं चलता। भैया, आपके रेस्टोरेंट के समोसे अच्छे हैं, लेकिन योगेश भैया के रेस्टोरेंट के समोसे ज्यादा अच्छे हैं। जब हमें रेस्टोरेंट में ज्यादा पैसे ही देने हैं, तो हम योगेश भैया के रेस्टोरेंट में जाकर ही समोसे खा लेंगे। अपने लालच के कारण भोला ने अपने समोसों का स्वाद इतना बिगाड़ लिया था कि इतना बड़ा रेस्टोरेंट खोलने के बावजूद भी लोग उसके यहाँ पर नहीं आ रहे थे। और तो और जो उसके रेस्टोरेंट में आ भी रहे थे, वो उसे तरह तरह की बातें सुनाकर जा रहे थे, जिस वजह से भोला अपने ही दोस्त से ईर्ष्या करने लगा। उस योगेश के रेस्टोरेंट की वजह से मेरा रेस्टोरेंट नहीं चल पा रहा है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ, इस पूरे गांव में सिर्फ मेरा और योगेश का ही रेस्टोरेंट है, और अगर उसका रेस्टोरेंट ही न रहे
तो गांव में मेरा रेस्टोरेंट अच्छे से चल पाएगा। जब लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा तो उन्हें मेरे पास आना ही पड़ेगा। भोला रघु नाम के एक गुंडे को बुलाता है और उसके हाथ में कुछ पैसे देकर कहता है, देख, अपना काम बहुत ध्यान से करना। आज रात को उसका रेस्टोरेंट तहस नहस हो जाना चाहिए। अरे आप बिल्कुल चिंता मत करो साहब, आज रात ये रघु उसके रेस्टोरेंट का खल्लास कर देगा। रघु पैसे लेकर चला जाता है और रात को मौका पाकर योगेश के रेस्टोरेंट को जला देता है। योगेश का रेस्टोरेंट जलकर राख हो जाता है और रेस्टोरेंट में रखे सिलेंडर भी ब्लास्ट हो जाते हैं। तभी उसी रात अचानक भोला के रेस्टोरेंट में भी अपने आप आग लग जाती है और उसके रेस्टोरेंट में रखे सिलेंडर भी ब्लास्ट हो जाते हैं। अगले दिन जब वो अपने रेस्टोरेंट में जाता है तो अपने रेस्टोरेंट की हालत देखकर वो माथा पकड़कर कहीं पर बैठ जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अरे मैंने तो उस रघु को योगेश का रेस्टोरेंट जलाने के लिए कहा था, लेकिन उसके रेस्टोरेंट के साथ साथ मेरा रेस्टोरेंट जलकर कैसे राख हो गया? यहाँ भोला अपना सर पकड़कर बैठा था और वहाँ बेचारा योगेश इतनी मेहनत से बनाए अपने रेस्टोरेंट को देखकर रो रहा था। अरे आज तक मैंने इतनी ईमानदारी से काम किया, लेकिन फिर भी मेरे साथ ऐसा हुआ। अभी तक तो मैंने अपने रेस्टोरेंट का लोन भी नहीं चुकाया था और मेरा रेस्टोरेंट बुरी तरह से जलकर राख हो गया। अब मैं कैसे पैसे कमाऊंगा, कैसे रेस्टोरेंट का लोन चुकाऊंगा? योगेश रो ही रहा था कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। मुझे लगता है किसी ने जानबूझकर आपके रेस्टोरेंट में आग लगाई है। अगर आपके रेस्टोरेंट के आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा है तो हमें बताइए, हमें उसकी फुटेज चेक करनी है। सर, मुझे भी लगता है कि किसी ने जानबूझकर ये सब किया है, क्योंकि इस इलाके में भोला नाम के आदमी का भी एक रेस्टोरेंट है और कल रात को वहां पर भी आग लगाई गई। एक साथ इलाके में 2-2 रेस्टोरेंट में आग लगी है तो पक्का कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है। गड़बड़ तो काफी लगती है। तुम एक काम करो, अगर यहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा दिखाई देता है तो उसकी फुटेज चेक करो। हवलदार आसपास छानबीन करता है तो उसे एक दुकान के बाहर सीसीटीवी कैमरा दिखाई देता है। वो सीसीटीवी कैमरा की फुटेज निकलवाता है तो उसमें साफ साफ दिखाई देता है कि रघु योगेश की दुकान में आग लगा रहा है। तो ये है वो आदमी जिसने ये सब किया है। जितनी जल्दी हो सके इसे पकड़ कर ले आओ। ये हमारे हाथों से निकल कर जाना नहीं चाहिए। पुलिस रघु को ढूंढ कर ले आती है और उसकी अच्छी तरह खातिरदारी करती है। तब रघु पुलिस के सामने सारी सच्चाई उगल देता है। मैं बिल्कुल सच कर रहा हूँ साहब। उस समोसे के रेस्टोरेंट वाले भोला ने ही मुझे योगेश के रेस्टोरेंट में आग लगाने के लिए पैसे दिए थे। रघु जब सारी सच्चाई उगल देता है तो पुलिस रघु की गवाही के आधार पर भोला को पकड़कर ले जाती है और जब भोला की अच्छी तरह खातिरदारी होती है तो वो खुद सब कुछ कबूल कर लेता है। पुलिस उसे अच्छी खासी सजा सुनाती है, लेकिन योगेश बेचारी की तो इसमें कोई गलती ही नहीं थी, तो उसे इंश्योरेंस कंपनी उसके नुकसान की भरपाई करने में मदद करती है। जहाँ भोला योगेश का बुरा करने चला था, अपने लालच के चक्कर में वो अपना ही बुरा कर बैठता है और उसे अपने लालच की अच्छी खासी सजा मिल जाती है।